खजाने की चाबी हो या फिर सरकार की नीतियों की दिमागी कुंजी, जहां ये मिलती है वहीं पर हम हैं इस वक्त। अरुण जेटली जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। अशोक सिंघल, रीमा पराशर और मैं श्वेता सिंह, और हम कोशिश करेंगे जेटली जी से ये जानने की कि आने वाले सालों के लिए हम क्या उम्मीद करें इस एक साल के बूते। और इसीलिए जेटली जी पहला सवाल यही कि एक साल में आपके हिसाब से आपकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? देखिए, उपलब्धियां बहुत हैं और मैं मानता हूं कि आज से एक वर्ष पहले भारत के भीतर भी और देश के बाहर भी देश की छवि को लेकर जो उदासीनता थी, उत्साहहीनता थी, उस माहौल को बदला है। इस देश में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है और पूरी सरकार उसमें लगी रही है, ऐसे माहौल में जहां पूरे दुनिया में मंदी का माहौल है, वहां भारत उठता हुआ दिखता है। और ये वो सुधार हैं जैसे 1991 में जो हुए, उसका लंबे हमें 2 दशकों तक लाभ मिला, उसके बाद भी हुए, अन्य सरकारों ने भी किए। मैं मानता हूं कि इन रिफॉर्म्स का एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है, एक देश में दोबारा उत्साह पैदा शुरू करना। और मैं सबसे बड़ा उदाहरण उस उत्साह का देता हूं कि विश्व में अधिकतर देश 1%, आधा % या नेगेटिव ग्रोथ रेट पे हैं। भारत 7.5% से भी संतुष्ट नहीं है और लोगों को लगता है कि हमारी क्षमता इससे ज्यादा की है। इसमें पिछले 10 सालों का योगदान नहीं? 10 साल का तो निश्चित नहीं है, उससे पहले का है। 91 से लेकर 2004 तक का है, लेकिन पिछले 10 साल में वो जो रिफॉर्म प्रोसेस था वो रिवर्स गियर में गया, उसका बहुत कम योगदान है। उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार 91 में रही, मैं उसका भी योगदान मानता हूं क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उस वक्त हुए, यूनाइटेड फ्रंट में हुए, वाजपेयी जी की सरकार में हुए, लेकिन 2004 के बाद दिशा बदली गई थी। दूसरा योगदान ये है कि जो लगता था कि इस देश का नेतृत्व बहुत सुस्त है, उसके हाथ में पावर नहीं है, जहां प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता था कि अ प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस बट नॉट इन पावर, आज लोगों को लगता है कि उस प्रधानमंत्री कार्यालय की नेतृत्व देने में, दिशा देने में और निर्णय करने में, डिसाइसिवनेस में एक उसका प्रभाव बना है। तीसरा, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, बहुत तेजी से गति आई है और डायरेक्शन की स्पष्टता है, और कोई उसको रोकना चाहे या लड़खड़ाना चाहे, ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहे तो इतनी सरलता से नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में विदेश नीति के मामले में भी भारत का स्वाभाविक एक प्रभाव बढ़ा है, वो तो स्पष्ट है। और देश के अंदर डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी आई है कि आज मैंने अखबार में एक लेख पढ़ा जिसमें लिखा है कि फ्रंट पेज न्यूज आइटम है कि भ्रष्टाचार कम होने से परिवारों की आमदनी कम हो जाएगी, उससे जीडीपी कम हो जाएगी। मतलब ये बड़ा विचित्र तर्क है, लेकिन 2 दिन पहले भी एक ऐसा तर्क था। इस देश में कम से कम राजनीतिक स्तर पर केंद्र सरकार के एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंटी इन डिसीजन मेकिंग, एक सिस्टम्स क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि जो माहौल था कि सरकार मनमानी से डिस्क्रिशन में निर्णय ले, फिर सीबीआई, सीएजी कूद जाए, फिर मंत्रियों से लेकर सिविल सर्वेंट से लेकर इन्वेस्टर्स तक सारे जेलों में जाएं, वो सारा जो माहौल था उसको समाप्त किया है और एक ईमानदारी का माहौल इस देश के अंदर लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है, जहां सिस्टम्स काम करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में निर्णय नहीं। लेकिन जेटली जी, आपने ब्लॉग भी लिखा जो उसमें आपने कहा कि पहले लाइन लगाकर मिनिस्ट्रीज के बाहर लोग खड़े रहते थे, पूंजीपति खड़े रहते थे, वो आपने ट्रेडिशन आपकी सरकार ने खत्म किया है। लेकिन ऑपोजिशन इसी बात पर आपको टारगेट कर रहा है कि ये सरासर झूठी बात है और आप लोग तो पूंजीपतियों की सरकार है। देखिए, थोड़ा कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड इसलिए है कि 1-2 अखबारों की भी मैंने नीति देखी, इसमें एक दिन लिखते हैं कि ये प्रो कॉर्पोरेट है, दूसरे दिन लिखते हैं कि कॉर्पोरेट इस सरकार के साथ नहीं है। तो इसलिए पहले आलोचना क्या करनी है ये अपनी दिशा तय कर लें। इस सरकार ने किसी बिजनेस हाउस विशेष के संबंध में उसका पक्षपात करने के लिए निर्णय नहीं लिए, लेकिन स्वाभाविक है कि हमारी एक ड्यूअल पॉलिसी है। एक तरफ इस देश की अर्थव्यवस्था एक्सपैंड हो, इस देश में कारोबार बढ़े, रोजगार बढ़े, अर्थव्यवस्था उभरे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। वो पॉलिसी डायरेक्शंस है। आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से चिट जाएगी तो कोले की खान मिलेगी,
जो मंत्री के यहां जाकर मैनेजमेंट करेगा उसको स्पेक्ट्रम मिलेगा। आज ये नहीं हो सकता। आज ऑक्शन की पॉलिसी है, आप पैसा दीजिए, नीलामी में जीतिए और तब आपको मिलेगा। उसमें कोई मंत्री आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरे पास 350 प्रपोजल्स आए FIPB के एक वर्ष में, यानी ऑलमोस्ट 1 a day। आज लगभग बहुत कम पेंडिंग है, सब स्वाभाविक क्लियर हो रहे हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के संबंध में कहते थे कि टैक्स लगा हुआ था, आज स्वाभाविक क्लियर हो रहे हैं। मुझे उद्योगपतियों ने कहा कि पहले हम कभी CBI से परेशान, कभी इन्फोर्समेंट से परेशान, कभी हम सरकारी परमिशंस और डिस्क्रिशंस और मंत्रियों के पास और पार्टी लीडर्स के पास जाते थे। इस सरकार में उसकी गुंजाइश नहीं है। ये एक दिशा है। दूसरी दिशा है कि सरकार के पास जो आर्थिक ताकत आ रही है उसका हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन के माध्यम से राज्यों को ज्यादा दिया, जो सारा कोयले का, स्पेक्ट्रम का, इनका पैसा, इसका जो माइंस का मिलेगा वो झारखंड को, ट्राइबल स्टेट्स को, बंगाल को, उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, थोड़ा महाराष्ट्र के ट्राइबल एरियाज में वहां वो लगेगा सारा, मतलब 100%। और इसके साथ साथ जो सरकार की आर्थिक ताकत बनेगी, केवल चुनावी वर्ष में पैसे बांट देना और वोट ले लेना, वो समाज कल्याण नहीं है। समाज कल्याण है कि हम परमानेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लागू करेंगे। मैंने कल घोषणा की कि 20% लोग हैं इस देश में जो इंश्योर्ड हैं। इंश्योरेंस नेटवर्क काम नहीं करता और गरीब आदमी को तकलीफ के समय इंश्योरेंस काम आता है। इस 5 साल में इस 20 को 50 तक ले जाना, ये मेरा टारगेट है। लेकिन जेटली साहब, इसमें एक खास बात यह है कि विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए, करप्शन का आरोप नहीं लगा पाई है। 1 साल के अंदर कोई करप्शन का मुद्दा भी नहीं आया, कोई सवाल भी नहीं उठा है। पॉलिसी पैरालिसिस की जो बात करते थे आप कि यूपीए सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस है, वो कहीं दिखता। मोदी खुद एक्टिव है, मंत्री एक्टिव हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हो गए हैं। तो क्या अच्छे दिन की तरफ बढ़ रही है देखिए एनडीए गवर्नमेंट? ये एक नारा मत समझिए, एक प्रक्रिया है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देना, देश की लीडरशिप निर्णय ले, देश के अंदर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम हो, देश का भीतर और बाहर व्यवस्थाएं काम चले। आज किसी ने 1 साल में यह कहा कि CBI का दुरुपयोग हुआ है, आज किसी ने कहा कि इन्फोर्समेंट का दुरुपयोग हुआ है। हमारे सिस्टम्स एक फेयर रहे। इन पदों पे तो नियुक्तियां ही बहुत क्वेश्चनेबल लोगों की हो रही थी, वो व्यवस्था हम लोगों ने खत्म की है। अब इस सब का लाभ सड़क पर, जमीन पर क्या असर पड़ेगा, कुछ विषयों में नजर आता है, कुछ विषयों में अभी भी चुनौती है, कुछ समय लगेगा। और मुझे लगता है कि कुछ जो ये प्रक्रिया है जो परिवर्तन की, ये दिशा वाली है, डायरेक्शनल है, और इसलिए इस डायरेक्शन को हम मजबूत करते जाएंगे उस दिशा में जिसका आप वर्णन कर रहे हैं। किसी का कुछ न कहना कामकाज पर मुहर है। किसी ने भ्रष्टाचार पर आवाज न उठाई, जिन चीजों का आपने जिक्र किया, तो किसी का कुछ कहना, क्या एक सवाल उठाना लाजमी है सरकार पर? कौन सा सवाल? मैं इस वजह से पूछ रही हूं क्योंकि चूंकि आप इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, आपने देखा होगा 1 साल में किस तरीके से मीडिया को भी एक पक्ष बनाकर टारगेट किया गया। ये टारगेट मीडिया को? जी, आपके चंद मंत्रियों ने भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो शायद नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, दोनों विषय अलग हैं। मुझे लगता है कि इस देश का मीडिया इतना स्वतंत्र है, मीडिया में अन्य फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मीडिया के अंदर कोई हस्तक्षेप किया जाए या मीडिया के अंदर कोई प्रभाव डालने की प्रयास किया जाए, मुझे लगता है वो युग बीत चुका है। लेकिन अगर एक टिप्पणी हो तो उसे हम हस्तक्षेप माने या फिर मैं बिल्कुल उसको हस्तक्षेप नहीं मानेंगे। आप मेरे कामकाज की निंदा कर सकते हैं, मैं आपके कार्यक्रमों की भी निंदा कर सकता हूं। जितना आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, मुझे भी है। और इसलिए ये कहना कि जो मीडिया है वो डेमोक्रेसी में गॉडेस है और कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मीडिया में भी पेड न्यूज है, मैं निश्चित रूप से उस पर टिप्पणी करूंगा। लेकिन उस पर एक्ट क्या करेंगे? देखिए, एक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि पेड न्यूज जो लोग करते हैं उसके बारे में एविडेंस लाना इतना सरल नहीं है। लेकिन पेड न्यूज, और उसमें मैंने तो कई मेरे एक डिटेल्ड स्पीचेस हैं जैसे JS वर्मा मेमोरियल लेक्चर में, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में भी खामी है। उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल स्पीच इज ऑल्सो फ्री स्पीच, तो इसलिए पेड न्यूज को भी फ्री स्पीच का दर्जा दिया हुआ है, इसलिए एक कानून में लिमिटेशन है। लेकिन आप ये कहना कि मान लीजिए अगर एक
कोई पक्षपात करता है, लेकिन हमने ये सरकार नहीं कर रही कि मंत्री जाकर एक सर्कुलर निकाल दें कि सरकार के सारे मंत्री मीडिया पे केस डालो, जो दिल्ली सरकार ने किया। मीडिया आलोचना करता है, हम मीडिया के अंदर जाकर अपने आप को डिफेंड करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप 4 विषयों पे मेरी आलोचना कीजिए, मेरी सरकार की कीजिए, मैं अपना पक्ष रखूंगा, और आप किसमें सही है किसमें गलत है इसमें इसको लेकर मैं अपना पक्ष रख सकता हूं, लेकिन मीडिया की टारगेटिंग ये एक इमेजिनरी एलिगेशन। साल भर की हम बात कर रहे हैं, नारे बहुत सारे दिए गए थे। आपको लगता है कि 100 दिन केजरीवाल के हो रहे हैं और 1 साल आपकी सरकार के, दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? क्योंकि फुल मैंडेट के साथ वो आए, फुल मैंडेट के साथ आप आए, और अब दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए कोई एक बात लगती है साथ में? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी सरकार जिस मैंडेट पे चुनकर आई थी वो गवर्नेंस का मैंडेट था, और प्राइम मिनिस्टर का और सरकार के मंत्रियों का जो स्ट्रिक्ट मैंडेट है कि उस दिशा में आगे बढ़ो। दिल्ली के अंदर देश में शासन करना, मैंने पहले भी कहा, ये बहुत कठिन होता है। ट्राइबल क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं, कहीं सामाजिक तनाव हो गया, आपको क्या करना है, कहीं विरोधी पक्ष की सरकार है तो उससे कैसे डील करना है, आपको जीएसटी या लैंड बिल पास करना है तो कैसे कॉन्ट्रडिक्शंस को मैनेज करना है, ये सारे देश की सरकार के लिए चुनौती आती है। लेकिन दिल्ली एक शहर है और इस देश के एफ्लुएंट शहरों में से है। यहां एशियन गेम होते हैं तो हजारों करोड़ रुपए दिल्ली में लग जाता है, कॉमनवेल्थ गेम होता है तो हजारों करोड़ दिल्ली में लग जाता है। एक राजधानी होने का स्वाभाविक लाभ है, और दिल्ली में शासन करना, यहां की समस्याएं अलग हैं, और अगर दिल्ली के अंदर शासन का अवसर मिले राजधानी में, तो राजधानी का चेहरा आप निखार सकते हैं, इसको ग्लोबल सिटी बना सकते हैं। दिल्ली में क्षमता है। दिल्ली में जो कमजोर वर्ग जहां रहते हैं, जो बस्तियां हैं, वहां पर आप सुधार कर सकते हैं, स्लम्स को हटाकर वहां पक्का हाउसिंग कर सकते हैं, म्युनिसिपल सुविधाएं वहां की सुधार सकते हैं, और दिल्ली में राजस्व की भी इतनी ताकत है राजधानी होने की वजह से कि दिल्ली शासन कर सकता है। और मैं चाहूंगा कि एक बहुत स्पष्ट बहुमत से दिल्ली की सरकार आई है, ओवरवेलमिंग बहुमत से आई है, और दिल्ली में इस दृष्टि से, हर दृष्टि से सुधारा जाए, वो गवर्नेंस को अपना एजेंडा बना ले, तो दिल्ली को ग्लोबल सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी के दर्जे में हम, लेकिन वो कह रहे हैं आप ऐसा करने ही नहीं दे रहे हैं, आपकी सरकार हाईजैक कर रही है सब कुछ। ऐसा बिल्कुल हाईजैक नहीं कर रही। ये ख्याल रखिए कि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली स्टेट नहीं है, और यूनियन टेरिटरी क्योंकि सीट ऑफ नेशनल कैपिटल यहां पर है, तो उसमें कई लिमिटेशंस होती हैं कि दिल्ली के अंदर इट्स ए टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनियन, लेकिन एक कानून के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ अधिकार नहीं दिए गए। जितने अधिकार दिए गए हैं वो बहुत पर्याप्त हैं। उन अधिकारों का प्रयोग करके ये सब काम वो कर सकते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस नहीं है, या कोई अन्य लैंड का नहीं है। कारण ये है कि जहां सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको लेकर एक विवाद है, इसलिए जब तक कंसेंसस नहीं बनता उसको आप बदल नहीं सकते। तो इसलिए जब चुनाव लड़ते हैं तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, ये हमें मालूम होता है। पहले भी शीला जी भी रही हैं, खुराना जी भी रहे हैं, अन्य मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो इसी लिमिटेशन में काम करते हैं। और आवश्यकता ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है दिल्ली का, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके साथ तालमेल रख के सरकार चलाए। अधिक से अधिक मामलों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली शासन जो चुना हुआ है उसकी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए, और कहीं अगर मतभेद है तो जिन विषयों में एलजी का अधिकार है उनमें भी सलाह मान लेनी चाहिए, पर जिसमें उसका अपना अधिकार है उसमें 1-2 विषय हो सकता है कि कई बार वो ना माने, और इसलिए वो कारण बता सकता है मैं इस वजह से नहीं मान रहा। ऐसे पुरानी सरकारें चलती रही हैं। जब आप गवर्नेंस के लिए आते हो चुनकर, तो एजेंडा गवर्नेंस है कि एजेंडा केवल संघर्ष करना और गवर्नेंस भूल जाना है। मुझे लगता है ये ऐतिहासिक अवसर मिला है दिल्ली सरकार को भी, और इस अवसर को उन्हें खोना नहीं चाहिए। ये कहा गया कि वो अनार्किस्ट है, आंदोलन करता है, उसको सरकार चलाना नहीं आता, ये अब सवाल उठने लगा है। अरुण जी, विपक्ष वाले भी सवाल उठा रहे हैं कि उसको काम करना चाहिए केजरीवाल को। ये इसलिए आया कि अनार्किस्ट शब्द का पहले प्रयोग स्वयं उन्होंने अपने लिए किया, विपक्षियों ने तो बाद में, जब आप स्वयं ही कहोगे कि मैं एनार्किस्ट हूं, अब एनार्किस्ट कोई क्रांतिकारी भी हो सकता है, एनार्किस्ट डिसरप्शनिस्ट भी हो सकता है,
तो इसलिए अपने आप को एनार्किस्ट कहना। अब मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया, अब मुंबई के अंदर स्लम क्लियरेंस की स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है कि मुंबई में वहां पहले जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके लिए मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनाइए, उनको दीजिए और बाकी जमीन पर आपको एफएसआई एक्स्ट्रा मिलेगी, उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करके अपना प्रॉफिट बनाइए। स्लम क्लियरेंस हो रहा है, दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? ये दिल्ली सरकार के है और दिल्ली सरकार प्रस्तावना देती है, तो जो कमजोर वर्ग जहां स्लम्स हैं, यहाँ जहां बस्तियां हैं, वहां हम ये क्लियरेंस कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर नागरिक सुविधाएं सीवेज वगैरह की वहां तक पहुंचे, पानी वहां तक पहुंचे, केवल सस्ता पानी दे देना, ये टेम्परेरी मेजर्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं होते। ये कहने लगे कि अब अगर साबरमती में, अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बना तो दिल्ली में भी रिवर का एक योगदान हो सकता है, और उसको पूरा वहां पर बनाना और दिल्ली के लिए एक बहुत अच्छी, जैसे दुनिया के शहरों में होता है। अब दुनिया के हर शहर में ऐसे कितने एरियाज होते हैं जो केवल वॉक इन एरियाज होते हैं, जहां ट्रैफिक अलाउड नहीं होता और शहर की लाइफलाइन बन जाते हैं। तो क्या दिल्ली के अंदर ऐसे एरियाज हैं कमर्शियल? मैं स्वयं आंखों के सामने दे सकता हूं, दिल्ली वासी होने की वजह से, कि वो क्रिएट आप कर सकते हो। सर ये कहने लगे हैं कि वो असली काम छोड़ के केजरीवाल, लोग ये सवाल उठाने लगे हैं, इतना बहुमत मिला था, संघर्ष और आंदोलन के रास्ते फिर चल पड़े हैं, जो कि पहले से सवाल उठता था उनके ऊपर कि असली काम करना चाहिए लोगों के हित के लिए उनको। मैं तो ये मानता हूं कि जब सरकार में आप आते हो तो विपक्ष की भूमिका से जब ट्रांसफॉर्म करते हो तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं भी जब लीडर ऑफ अपोजिशन था तो जिस तरह के हम लोग कई बार स्टैंड ले लेते थे, अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, जिम्मेवारी अलग है। मैंने कल ही इसका उदाहरण दिया, न्यूक्लियर डील के हम विरोध में थे, अब न्यूक्लियर डील 5-7 साल से एक्ट अपॉन हो गई, उसमें कई चीजें हो गई। अब सरकार के आने के बाद हम कहें कि पिछली सरकार ने जो किया उसको रद्द कर दे। रिटेल एफडीआई इसी का हिस्सा? नहीं, देखिए ये समस्या आती है उसमें। अब फिर भी हम लोग इसमें इसलिए स्पष्टता से कहते हैं कि हमारी पार्टी जो थी वो इसके हमेशा विरोध में रही है, ताकि कोई भी निवेशक $1 भी लगाने से पहले उसको ये जानकारी रहे। हमने कोई सर्कुलर बदला नहीं है, लेकिन अपना कम से कम स्टैंड कि हम इसके बारे में उत्साही नहीं है, इंथुजियास्टिक नहीं है, हमारी पार्टी की लाइन क्या है, कम से कम ईमानदारी से हम इसकी घोषणा कर रहे हैं। लेकिन आपने सही सवाल पूछा, सरकार में आने के बाद ये लिमिटेशंस बनती हैं। इसलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एजिटेशनल पॉलिटिक्स, ऑपोजिशन पॉलिटिक्स टू गवर्नमेंट, वो हमें याद रखनी पड़ेगी कि वो एक विचित्र तरह की जिम्मेवारी आपके कंधों के ऊपर लाते हैं।